Hello students, I am Rashmi Singh and welcome you to my YouTube channel Rashmi Singh Classes. Today's topic is same, the making of the national movement 1870s to 1947. But this subtopic is different and this subtopic is very important. The growth of mass nationalism. So what is mass nationalism? Now listen. After 1919, the struggle against British gradually became a mass movement. So what is mass movement? Mass movement means the involvement of every sect of the society. Means society के जितने सेक्ट हैं सबका involvement is known as mass movement. For example, it involving every sect of the society. For example, peasants, workers, students, lawyers, leaders and money lenders, women, means every sect जब इस मास मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है फिर एक मास नेशनलिज्म की फीलिंग आती है. And this mass movement they began means every person of the society they began to support कांग्रेस in 1920s. उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया 1920 में. अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है 1920 से पहले भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी. अब ये मास नेशनलिज्म क्या है? मास नेशनलिज्म मीन्स द इन्वॉल्विंग ऑफ एवरी सेक्ट ऑफ द सोसाइटी. पहले जो हो रहा था वो रीजनल मीन्स रीजनल जैसे बंगाल में हो रहा था, आंध्र प्रदेश में हो रहा था, मीन्स रीजनल हो रहा था. पूरे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था. अब यहाँ पे 1920 में पूरे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया और एक मास नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई. वो क्यों डेवलप हुई? इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज़ रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं. एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टेन्योर था 1914 to 1918. एंड दिस वर्ल्ड वॉर ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. इस वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस इंडिया में हुआ और इसका अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ और ख़राब इम्पैक्ट भी हुआ. दोनों इम्पैक्ट्स को हम अब अलग अलग डिस्कस करेंगे. पहले हम ख़राब चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस वॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज. ब्रिटिशर्स का डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ गया. एंड टू मीट दिस एक्सपेंडिचर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस इन इंडिया. हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्सेस जो थे और इंक्रीज कर दिए ताकि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में जितनी ज़रूरतें थी उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ वॉर डिमांड इंक्रीजेस. डिमांड किस चीज़ की बढ़ गई? क्रॉप्स की और एसेंशियल कमोडिटीज़ जो एसेंशियल थिंग्स थी. बिकॉज ब्रिटेन जो था वो एक छोटा सा कंट्री था और अपने सोल्जर्स के लिए वो सारी ज़रूरतों की चीज़ें सप्लाई नहीं कर पा रहा था. तो यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट होता था. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप्स होती थी, एसेंशियल थिंग्स होती थी जो यहाँ से एक्सपोर्ट होके वहाँ फ्रंट पे जाती थी. अब यहाँ से क्रॉप्स एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट हो गई तो यहाँ पे उन चीज़ों की जो है सप्लाई कम हो गई. सप्लाई कम हो जाने से डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ जाने से कमोडिटीज़ के पैसे या क्रॉप्स के पैसे जो थे, प्राइस जो था वो इंक्रीज़ हो गया. ये हम सबको पता है. अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस भी बढ़ते हैं. अब हर चीज़ के लिए मीन्स एसेंशियल कमोडिटीज़ भी बहुत महंगी हो गई, क्रॉप्स बहुत महंगी हो गई. सो द सिचुएशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पुअर एंड एवरीवन. मीन्स एवरीवन मीन्स द फॉर नॉर्मल मीडियोकर फैमिलीज ऑल्सो. और जो लोअर स्ट्रेटा था हमारा उसके लिए इस सिचुएशन को फेस करना बहुत प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. देयर सफरिंग्स मेड देम यूनाइटेड. और वो इस सफरिंग को लेके उनमें एक यूनिटी आ गई. उनको लगा ये किसकी वजह से है? ब्रिटिशर्स की वजह से. क्योंकि इन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल उन्होंने कहा कि ये ब्रिटेन है. ब्रिटेन मीन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्योंकि इस लड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है,
हमारे ऊपर टैक्सेस इंक्रीज हो गए, प्राइजेस इतने बढ़ गए जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इट मीन्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाला जाए और हमारे देश को आज़ाद कराया जाए ताकि हम उनके कंट्रोल में ना रहें, प्रेशराइज ना रहें। और एक फीलिंग डेवलप हुई मास नेशनलिज्म की। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है वॉर, बिकॉज इन एवरी वॉर दे रिक्वायर्ड द सोल्जर्स। और ब्रिटेन के पास उतने सोल्जर्स नहीं थे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगेंस्ट द जर्मनी लड़ पाते। देन द विलेजेस वो फोर्स टू सप्लाई सोल्जर्स। अब इन्होंने यहाँ पे इंडिया में गांव-गांव में जाके प्रेशराइज करना शुरू किया कि वो सोल्जर्स सप्लाई करें, और यहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती फ्रंट पे भेजा गया कि वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ें। पीपल वर सेंट टू ओवरसीज टू फाइट फॉर द ब्रिटिश। वहाँ पे जाके वो लड़ाई लड़े। एंड दिस वॉज डीपली रिसेंटेड बाय इंडियंस, जिसको कि इंडियंस को बहुत गुस्सा आया कि इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं हमारा, तब भी हमको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है लड़ाई के लिए। मीन्स एक तो पहले ही सफ़रर हैं, इंक्रीज़ हो गए टैक्सेस, चीज़ें नहीं ले पा रहे, और दूसरे वहाँ पे हमें भेजा जा रहा है जिसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। और ब्रिटिशर्स इसलिए भेजते थे क्योंकि उनको लगता था अगर वहाँ पे मर भी गए तो इंडियंस मरेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स हर तरह से इंडियंस को जिसे कंट्रोल या प्रेशराइज किया जा रहा था। नाउ व्हेन द इंडियन सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम वॉर विद द नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड एंड विद न्यू आइडियाज ऑफ फ्रीडम। और जब वहाँ से इंडियन सोल्जर्स लड़ाई के बाद वापस आए तो एक नया आउटलुक लेके, नया विज़न लेके आए विद द न्यू आइडियाज ऑफ फ्रीडम। और इसी बीच द रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। इस रेवोल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 इज इंस्पायर्ड द इंडियंस। उसने इंडियंस को बहुत इंस्पायर किया। क्यों इंस्पायर किया? क्योंकि वहाँ की जो न्यूज़ थी, न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स, आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली। क्योंकि वहाँ की सारी न्यूज़, वो जो रिवॉल्यूशन हुआ था, दैट वाज डन बाय द पीजेंट्स एंड वर्कर्स बिकॉज दे डिमांडेड सोशलिज्म ओवर देयर। और उसके चलते उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट देयर किंग और उसको डिथ्रोन किया। इससे इंस्पायर होके इंडियंस लर्न दैट इफ द मासेस यूनाइट दे कैन ओवरथ्रो द मोस्ट ऑप्रेसिव गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। उनसे इंस्पायर होके इंडियंस ने ये सोचा अगर हम यूनिटी बना के रखते हैं तो हम भी ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा सकते हैं अपनी कंट्री से। क्लियर? समझ में आया? मीन्स एक मास नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो डेवलप हो रही थी यहाँ पे, और उन्होंने कहा इस यूनिटी की वजह से हम यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं। एंड अब एक जो मैंने आपको पहले बताया था गुड इम्पैक्ट। गुड इम्पैक्ट क्या आया? द वॉर क्रिएटेड द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल जूट बैग्स, क्लोथ्स, रेल्स, एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। वॉर की वजह से जो हमारी कंट्री में ब्रिटेन से आयरन और स्टील आता था और जो कॉटन गुड्स आते थे वो इम्पोर्ट बंद हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जो डिमांड थी वॉर की, ब्रिटिश उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? सो वहाँ इम्पोर्ट तो बंद हो ही गया था। सो द इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। तो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ पे एक्सपेंड और सेटअप होनी शुरू हो गई। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है जी, किस तरह हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आपको याद होगा वो यहाँ पे सेटअप हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद उनको कई लोगों ने यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट कमाया। क्यों? बिकॉज ऑफ जूट बैग्स एंड यूनिफॉर्म्स। जो डिमांड थी वॉर की, यहाँ की कंपनीज ने सप्लाई करके बिजनेसमैन ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया। तो एक यहाँ पे हमें बेनिफिट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? समझ में आया?
एंड थ्रू द ट्रेडिंग इन वॉर सप्लाईज को उन्होंने सप्लाई किया वॉर के लिए और ह्यूज प्रॉफिट को यहाँ पे कमाया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि इससे पहले भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, उस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए लोगों में जज्बा तो था, बट दे डोंट हैव मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं था। दे डिडंट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज प्रॉफिट एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन बिजनेस क्लास फैमिलीज़ ने वो पैसा कांग्रेस को देना शुरू किया। तो अब पैसा भी और नेशनलिज्म की फीलिंग भी, दोनों चीज़ें हमारे इंडियंस को मिल गई, जिससे हमारी नेशनल मूवमेंट भी और मास नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई और नेशनल मूवमेंट को हमारे एक मोमेंटम मिल गया। अब सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, अ लीडर जो उसको एक नई डायरेक्शन दे, और वो कंप्लीट हुआ गांधी जी जब यहाँ पे आए। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड फेज़ है नेशनल मूवमेंट का, फर्स्ट था हमारा मॉडरेट फेज़, सेकंड था एक्सट्रीमिस्ट फेज़ और थर्ड गांधीयन फेज़ और गांधीयन ईरा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में गांधीयन फेज़। आशा है इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।